हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चरण आनंद एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारा जनरल साइंस सब्जेक्ट रहता है एसएसटी, उसका हिस्ट्री का हमारे 3 लेक्चर चल रहे हैं। तो डे टू डे मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर लेकर आती हूँ। तो उसमें ही आज मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आई हूँ जो है कि किससे रिलेटेड है, पुष्यभूति वंश से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या रहता है हमारा पुष्यभूति वंश, इसके बारे में स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या है कि गुप्तों के पतन एवं हुनों के आक्रमण के बीच कई छोटे राज्यों का उदय हुआ था। यानी कि जिस टाइम पे गुप्त पीरियड यानी कि गुप्त काल खत्म हो रहा था, उसी दौरान उधर गुप्तों पर किसने आक्रमण किया? हुनों ने आक्रमण किया। ठीक है, और इन इसी टाइम पीरियड के बीच में काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे राज्य भी सामने उभर कर आए। उसमें से ही एक ऐसा राज्य था जो कि पश्चिम भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ। ठीक है, ये किसके आसपास की बात है? ये नियर अबाउट 6th सेंचुरी के आसपास की बात है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? भानभट्ट की एक हरिश्चरित्र और कदम्बनी, यानी कि भानभट्ट ने बुक लिखी थी हरिश्चरित्र। इससे हमें पता चलता है कि हर्षचरित्र में सारा हर्षवर्धन के बारे में डिफाइन किया गया कि वो कहाँ का राजा था, कैसा था, कैसे उसकी डेथ हुई, क्या क्या किया उसने सारी अपनी लाइफ में, ये सारा कुछ उससे ही हमें पता चलता है। एक और है ह्यून सांग, एक चाइनीज क्या था, एक ट्रैवलर था, चीनी यात्री जिसको बोल सकते हैं हम, जिसका नेम था ह्यून सांग। उसने एक बुक लिखी सीयू की। सीयू की में भी उसने सारा हर्षवर्धन के बारे में फुली डिफाइन किया, हमें यहाँ से पता चलता है। सेकेंडली, पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख से भी हमें वर्धन वंश के बारे में पता चलता है। और एक कलहन की बुक थी राजतरंगिणी, यहाँ से भी हमें वर्धन वंश के बारे में पता चलता है। यानी कि वर्धन वंश को जानने के लिए ये टोटल 4 ऐसे सोर्सेस है जिससे हमें पूरा वर्धन वंश के बारे में हर बार कुछ ना कुछ देखने को हमें नया मिलता है। ठीक है, अब इसके पर कुछ प्रमुख शासक कौन कौन से थे? जैसे संस्थापक कौन थे इस वंश के? पुष्यभूति। राजधानी क्या थी इसकी? थानेश्वर इसकी राजधानी थी। प्रमुख शासक इस टाइम पे कौन थे? प्रभाकर वर्धन। स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखना, इसके संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन और प्रमुख शासक कौन थे? प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के आगे 3 बेटे थे, एक था राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक तीसरी बेटी थी राजश्री। दो बेटे और तीसरी बेटी थी। ठीक है, अब इसमें से जो इसकी बेटी थी राजश्री, राजश्री का विवाह किससे हुआ? कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा से हुआ। राजश्री का विवाह किससे? कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा से हुआ। लेकिन मालवा शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। इसी दौरान क्या होता है कि जो मालवा के शासक थे उस टाइम के देवगुप्त, उन्होंने क्या किया? ग्रहवर्मा यानी कि प्रभाकर वर्धन के दामाद राजश्री के जो हस्बैंड थे उनकी हत्या कर दी और राजश्री को क्या बना लिया? उसने बंदी बना लिया। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, पर शशांक के धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। अब देखो क्या चीज़ है इसमें कि जो प्रभाकर वर्धन की बेटी थी राजश्री, उसका विवाह हुआ किससे? देवगुप्त से। देवगुप्त ने क्या किया? राजश्री के हस्बैंड ग्रहवर्मा को मार दिया। ठीक है, अब आगे जाके जो इसका भाई था राजवर्धन, उसने अपने जीजा की क्या डेथ का बदला लेने के लिए क्या किया? उसने देवगुप्त को ही मार दिया। ठीक है, अब आगे जाके देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? शशांक ने राजवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है इसका? इसके कुछ जो शासक थे वो ऐसे टर्न बाय टर्न लाइन वाइज रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले पुष्यभूति, उसके बाद नरवर्धन, उसके बाद राजवर्धन, नेक्स्ट आदित्यवर्धन, लास्ट इज प्रभाकर वर्धन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या आता है? प्रभाकर वर्धन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रभाकर वर्धन का टाइम पीरियड कहाँ तक? 606 के आसपास का है। इसमें क्या है कि पुष्यभूति, ये कौन थे? पुष्यभूति वर्धन वंश के ये संस्थापक थे। इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर, हरियाणा में पड़ता है ये, वो इनकी राजधानी थी। प्रभाकर वर्धन क्या इस वंश का प्रथम स्वतंत्र प्रभावशाली शासक था। यानी कि जो प्रभाकर वर्धन थे वो इस वंश के क्या? पहले स्वतंत्र और प्रभावशाली शासक थे। ठीक है,
अब इन्हें उपाधि क्या मिली, इन्हें महाराज पी राज परम पटाकर ये वाली उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वर्धन वंश का टॉपिक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन थे कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद अब 606 ईस्वी में कौन बैठा, 16 साल की आयु में हर्षवर्धन बैठा। यानी कि इसके पहले भाई राजवर्धन गद्दी पर बैठे, लेकिन उनकी डेथ के बाद जब शशांक ने राजवर्धन को मार दिया, तब उनकी डेथ के बाद कौन बैठे थे 16 ईयर्स की आयु में, हर्षवर्धन इस राजगद्दी पर बैठे। अब इन्हें शिलादित्य भी कहा जाता है, इन्हें शिलादित्य भी बोला गया। मधुबन और बाम खेलों में इसे परमेश्वर कहा गया। यानी कि दो नेम्स हैं इनके हर्षवर्धन के, एक तो शिलादित्य, दूसरा इन्हें क्या बोला गया, परमेश्वर भी बोला गया। ठीक है, अब इन्हें उपाधि कौन सी मिली है, इसके इसे दूसरा अशोक कहा जाता था हर्षवर्धन को। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि हमारे इतिहास में दूसरा अशोक किसे बोला जाता, तो वो किसे बोला जाता है, हर्षवर्धन को। इसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर से लेकर कन्नौज तक इसने अपनी राजधानी बनाई। नाटक, अब किसके नाटकों की इसने रचना की, राइटर भी बहुत अच्छा था ये, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सारी रचनाएं हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी। ये कुछ बुक्स के नेम भी आ सकते हैं कि ये किसने लिखी, तो ये याद रखना है ये किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा, अब हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज को जीता। अब क्या होता है कि जैसे जैसे कि आपको पीछे बताया कि राजश्री का विवाह हुआ था किससे, राजश्री का विवाह हुआ देवगुप्त, राजश्री का ग्रहवर्मा से विवाह हुआ, देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजवर्धन ने अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए उसने देवगुप्त को मार दिया। अब शशांक ने किसको मारा था, राजवर्धन को। ठीक है, अब शशांक से अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए क्या किया, हर्षवर्धन ने शशांक को ही पराजित कर दिया और कन्नौज को जीत लिया और उसने अपनी बहन को कैद से भी छुड़ा लिया। ठीक है, अब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद हर्ष ने क्या किया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ह्यूनसांग हर्ष के समय एक चीनी यात्री था। ह्यूनसांग ये किस टाइम पे भारत आया, हर्ष के टाइम पे भारत आया। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। स्टूडेंट्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अंतिम हिंदू शासक कौन था भारत का, वो हर्षवर्धन था। अब हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का आयोजन भी किया। हर्ष ने कन्नौज में अलग अलग धर्मों की विशाल सभा का आयोजन भी किया। अब हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रयाग संगम पर एक समारोह का आयोजन करे। इसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया, हर एक 5 साल बाद प्रयाग पर संगम पर एक समारोह का आयोजन भी करवाना स्टार्ट करवाइए, कि जो फिर हर 5 वर्षों के बाद मनाया जाता था। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था, महामोक्ष परिषद बोला गया। क्लियर है, आई होप कि हर्षवर्धन तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी कराई, आपको अच्छे समझ में आई होंगी। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या रहता है, अब इसका धर्म के बारे में कुछ देखते हैं। जैसे ये किस धर्म का उपासक था, ये बुद्ध धर्म। पहले यह शिव सूर्य को मानता था और हिंदू था। कुल देवता इसके कौन थे, शिव थे, और यह ह्यूनसांग के संपर्क में आने के बाद बोधि बन गया। यानी कि पहले इसका क्या धर्म था, पहले ये शिव और सूर्य की पूजा करता था, यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड था। लेकिन जब ह्यूनसांग चीनी यात्री इसके संपर्क में, इसके कॉन्टैक्ट में आया, तो ये बुद्ध धर्म को इसने अपना लिया। ठीक है, अब क्या इसके समय में इसी के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, जो क्या थी, बौद्ध शिक्षा का केंद्र थी। यानी कि यहाँ पर बौद्ध शिक्षा, मेन फोकस किस पे था, बौद्ध शिक्षा पे था। हर्षवर्धन के समय में ही प्रयाग में 5 साल बाद आयोजित किया जाता था, जिसे मोक्ष परिषद। अब ये जैसे मैंने आपको पहले भी करवाया कि हर स्नेक प्रयाग में हर 5 साल बाद एक सभा संगठित करनी स्टार्ट की, जिसे मोक्ष परिषद बोला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, अब ह्यूनसांग 6 समारोह में शामिल हुआ। ह्यूनसांग 6 समारोह में शामिल हुआ। हर्षवर्धन उस समारोह में दान पुण्य करने के कारण प्रसिद्ध हो गया। उसी टाइम पे इसने एक 6 समारोह किए। उसमें हर्षवर्धन ने क्या किया, अपना बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया, जिसकी वजह से उसको महादानी भी बोला गया। ह्यूनसांग को यात्रियों, अब ह्यूनसांग जो चीनी यात्री था, इसे यात्रियों का राजा यानी कि राजकुमार और आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आ सकता है कि आधुनिक शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, ह्यूनसांग को। नेक्स्ट है, ह्यूनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था। स्टूडेंट्स, ह्यूनसांग वैसे
नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। ये वैसे आया इंडिया क्यों था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध शिक्षा लेने के लिए आया था और बौद्धियों के बारे में सारा और भी इंफॉर्मेशन थी वो इकट्ठी करने आया था इंडिया वैसे। अब हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के साथ संबंधित दत्तावशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। अब हर्षवर्धन ने क्या किया, जो कश्मीर के शासक था, शासक से बुद्ध के संबंधित यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी कुछ प्रूफ्स थे वो सारे उसने कश्मीर के शासक से, वो उसको देता नहीं था तो हर्षवर्धन ने उसे बलपूर्वक उससे वो सारी चीज़ें ली। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को, अब इसकी मंत्रिपरिषद के रिलेटेड क्या है, इसके मंत्रियों को क्या बोला जाता था, चचे या असात, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या जाता है कि वर्धन वंश का प्रशासन गुप्त प्रशासन जैसा ही था। आगे इसका प्रशासन के बारे में, जैसे इसका प्रशासन गुप्त प्रशासन के आसपास ही मिलता जुलता था। सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का वर्णन था। सिंचाई के लिए तुला यंत्र का प्रयोग किया जाता था जिसे जल पंप कहा जाता था। यानी कि क्या होता था इस टाइम पे, तुला यंत्र, सिंचाई के साधन के लिए तुला यंत्र यानी कि तोलने वाली प्रथा का इसी टाइम पे स्टार्टिंग हुई। सिंचाई के लिए तुला यंत्र का प्रयोग जिसे जल पंप, अब इस तुला यंत्र का प्रयोग किया जाना उसे जल पंप भी बोला जाता था। नेक्स्ट आ जाता है इसका क्या, राजकवि। राजकवि में क्या है कि भानभट्ट को माना जाता था कि जिसने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी। जो इसका राजकवि कौन था, भानभट्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है हर्षवर्धन के समय बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुमार, जीव, परमार्थ, शुमाग और धर्मदेव चीन गए। हर्षवर्धन के समय ही बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन सबको इसने क्या, चीन में भेजा। 643 में हर्ष ने कन्नौज में बुद्ध धर्म का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन की प्रधानगी भास्कर वर्मन ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकसेन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया। अब हर्षवर्धन का पतन कैसे हुआ, हर्षवर्धन को चालुक्य एक वंश था, उसके शासक पुलकसेन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐहोल अभिलेख में मिलती है जिसका संबंध पुलकसेन सेकंड से। ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट में रहता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद अब यशोवर्मा का कन्नौज पर अधिकार हो गया। जैसे कि आपको पता है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन जब पुलकसेन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया तो उस टाइम पे उसके बाद किसका राज हो गया कन्नौज पर, यशोवर्मा का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या क्या कि आपको कैसी वीडियो लगी है। एंड अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।